हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो हम लोग वेक्टर की कड़ी में हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में क्या सीखा था कि राशि क्या होती है, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर एरो कैसे लगाते हैं, तीर क्या बताता है, तीर की लंबाई क्या बताती है, ये सब चीज़ें हम लोग ने सीखी थी। अब हम लोग को सीखना ये है कि हम लोग को सीखना है समतल में गति के चैप्टर में, समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन में हम लोग को पढ़ना है कि सदिशों का संयोजन कैसे करें, सदिशों का कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम लोग को सीखना ये है कि कैसे हम सदिशों को जोड़ेंगे। जैसे जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, आप जोड़ने या घटाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आप ऐसे सोचो कि हमारे पास कहीं रास्ते में एक छोटा सा कण पड़ा है। आप समझना, सीखना अच्छे से। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जाम्पल सिखाना चाहता हूँ। मान लो एक कण पड़ा है, ठीक है, कण पड़ा है, इसमें एक बंदा, हवाएं चल रही हैं खूब तेज, ऐसे ऐसे इस दिशा में खूब तेज हवाएं चल रही हैं, मान लो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा चल रही है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये अपने, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये एक बंदा खड़ा है, ये फूंक रहा है मुंह से हवा, इससे इसको फूंक रहा है, कैसे फूंक रहा है, ऐसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब आप कहोगे सर ये कण जाएगा किधर, क्या ये आगे जाएगा, क्या ये इधर जाएगा? तो आप कहोगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, ये इन दोनों का जो परिणामी होगा उधर जाएगा, मतलब दोनों का जो टोटल एडिशन होगा वो उधर जाएगा। कुछ ये ऐसे समझो कि जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे कोई कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम इधर से धक्का दें तो इधर जाएगा, अगर हम इसको इधर से धक्का दें तो इधर जाएगा, और मान लो अगर हम इसको इधर भी धक्का दें और इधर भी धक्का दें तो इधर जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जब किसी पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर एक ही तरह के काम करते हैं तो उनका हमें परिणामी, उनका हमें रिजल्टेंट, यानी उनका हमें टोटल पता होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि वो किधर जाएगा, कितने वेग से जाएगा, या कितना बल लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। इसका मतलब है मिटा दे रहे, इसका मतलब सदिशों को जोड़ना सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी लाइफ ही उसी पर बेस्ड है, सदिशों के योग पर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें सदिशों का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखते हैं। एरो से कैसे जोड़ेंगे, ऐसे सीखना है हम लोगों को, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक सदिश है, वो इधर है, ए सदिश, एक सदिश इधर है, पहले दो से सीखेंगे बी सदिश। अब सपोज करो कि ये दो सदिश हैं, इन दोनों सदिशों को हमें जोड़ना है। हमें इन दोनों सदिशों का y एक सदिश निकालनी है, a प्लस बी वेक्टर। समझना अच्छे से, कितना परिमाण कितना होगा, किधर जाएगी, वो सब चीज़ें निकालनी। तो आपका नियम क्या कहता है, आप ध्यान से सीखना एकदम अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो एकदम आराम से आप कमेंट में बताते हैं। सबसे पहले जो पहले लिखा है उसी को जनरली करते हैं, तो पहले ए, तो पहले आप ए बना लो। बना लिया? हाँ सर बना लिया। ध्यान ये रखना है कि इसकी जो लंबाई हो वही लंबाई इसकी भी हो, जो इसकी डायरेक्शन हो वही डायरेक्शन इसकी भी हो। इसको क्या कहते हैं, पूंछ, इसको कहते हैं हेड, है ना, हेड और टेल, हेड और टेल। अब क्या करना है, बी वाले सदिश के टेल को, पूंछ को ए के हेड से मिलाते हुए बिना दिशा में परिवर्तन किए, बिना इसकी लंबाई में परिवर्तन किए, ऐसे क्या ऐसा रखते हैं लगातार। जैसे ए बी एक सदिश है तो इसका टेल यहाँ है, तो टेल से मिलाते हुए बिना दिशा में परिवर्तन किए, ऐसे ये, तो ये हो गया बी सदिश। बताओ इन दोनों में कोई परिवर्तन किया नहीं, ये और ये सेम। फिर
ए प्लस बी क्या होगा, इसका टेल और इसके हेड को मिला दो तो ये हमको बताएगा ए प्लस बी वेक्टर, और इसकी जो लंबाई होगी वो ए प्लस बी का परिमाण होगी, और इसकी जो दिशा है वो इस दिशा में होगा वेक्टर। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आया। ठीक है सर, बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना एकदम आराम से। कोई चीज क्या नियम क्या कहता है आपको, ए को वैसे के वैसे रख देना है, बी के टेल को ए के हेड से मिलाते हुए खींचना है, तो इधर से इधर ए प्लस बी ये दिख जाएगा। ठीक है, एक और खींचते हैं। मान लो हमें निकालना है वाई वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो मान लो ए बी और सी सेम है ये, और अब हम एक सी वेक्टर इधर खींच देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ये सी वेक्टर। अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए खींच दें, खींच दिया, फिर हम क्या खींचें, फिर बी खींच दें, बी को वैसे के वैसे रखते हुए ऐसे खींच दें, ये बी हो गया, बी खींच दिया। अब चाहे तो पहले हम ए प्लस बी जोड़ सकते हैं, तरीका ये भी सही है, लेकिन डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो हम ए और बी जोड़ना चाहते हैं तो पहले ये इसको इससे जो मिला दिया, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब आप समझो ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी पहले जोड़ लिया, फिर सी जोड़ना है, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब सी जोड़ना है तो सी को भी वैसे का वैसे मिलाते, वैसे का वैसे रखते हुए, बिना दिशा में परिवर्तन किए ऐसे लिख दो, तो ये सी वेक्टर है। अब क्या करो, इसके टेल को इसके हेड से मिला दो, तो ये हमको क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ऐसे समझ में आया? हाँ सर बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत लगी नहीं इसमें। अच्छा, अगर हमें, अच्छा एक चीज़ और सीख सकते हैं, क्या ए प्लस बी अगर जोड़ रहे हैं और बी प्लस ए जोड़े तो क्या कोई फर्क है? जैसे अगर हम आपसे कहें 2 + 3 जोड़ो 5, 3 + 2 जोड़ो तो भी 5, क्या वेक्टर में भी ऐसा होता है कि अगर हम a प्लस बी जोड़ें तो भी वही है और b प्लस ए जोड़ें तो भी वही है? देख लेते, चेक कर लेते हैं। a प्लस बी तो जोड़ लिया, सही है। अगर सेम आएगा तो a प्लस बी की दिशा और लंबाई सेम आनी चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो b प्लस ए अगर हमें करना है तो पहले किसको लिखना होगा, b को। तो पहले b के बिना दिशा में परिवर्तन किए ऐसे बना दो, ये हो गया b वेक्टर। फिर क्या करना है दोस्तों, फिर a को, पूंछ को a के हेड से b के हेड से मिलाते हुए खींचनी है लाइन, तो b के हेड से मिलाते हुए लाइन खींच लो, ये हो गया a। बोलो आया समझ में? फिर क्या करना है, इसके पूंछ को इसके हेड से मिला दो, तो ये हमको क्या देगा, b प्लस ए। अब अगर ध्यान से देखो तो ये रेखा और ये रेखा समांतर दिख रही है। अरे थोड़ा बनाने में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये रेखा और ये रेखा समांतर है और लंबाई भी सेम है। इसका मतलब a प्लस बी जोड़ो या b प्लस ए जोड़ो, उससे इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसको हम बोलते हैं, इस नियम को योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो अगर आपसे कहे क्या सदिशों का योग, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय मतलब अगर हम क्रम चेंज कर दें तो क्या उसकी वैल्यू में चेंज आएगा? अगर चेंज आ जाता तो हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। चूंकि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये योग का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो चाहे अब हम आपको कितना भी दे दें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे जोड़ते जाओ उनके टेल को उसके हेड, उसके टेल को उसके हेड, लास्ट के पॉइंट को शुरू के पॉइंट से मिला दो। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमको जल्दी से समझा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मिटा दें इसको, बनाते जाना नोट्स, आपको नोट्स बनानी है प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो हम बहुत सारे सदिश ले लेते हैं, ए है ना, बी सी डी, डी नीचे बना दें, डी कुछ और बना देते हैं,
ई, ऐसे सदिश, तीन सदिश सबको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा ज़्यादा छोटा कम ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको थोड़ा छोटा कर दो, छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए अलग अलग है। अब जोड़ना है तो हमें कुछ नहीं, सिंपल जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे जोड़ सदिशों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, पहले ए बना लो, फिर अब जल्दी जल्दी करेंगे, ए जान लिया, बी को हेड को, बी के टेल को इसके हेड से मिला दो, ये बी हो गया। फिर बी सी के हेड टेल को बी के हेड से मिला दो, ये हो गया, सी हो गया। फिर डी के टेल को उसके हेड से मिला दो, ये डी हो गया। फिर ई के हेड को उसके टेल से मिला दो, तो इसका लास्ट पॉइंट ये मिला, इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ इनिशियल पॉइंट ये है, इसको इससे मिला दो, तो ये क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये लंबाई होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इसका मान ये, डायरेक्शन ये। तो यानी वेक्टर में जोड़ ए प्लस बी, नॉर्मल नंबर जोड़ो तो वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर में उसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, चलो भी आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया, चलो। या फिर मैं आपसे कहूँ कि मान लो एक सदिश इधर की तरफ है ए और एक सदिश इधर है बी, तो क्या होगा परिणामी, तो आप ऐसे बनाओगे, एक सदिश इधर बनाया ए, इस पर दिखेगा नहीं, या हम डॉटेड से बना देते हैं। अच्छा, मान लो एक सदिश ए इधर है ऐसे, ए बी के टेल को उसके हेड से यहाँ से मिलाते पीछे की तरफ जाते, ये बी, तो परिणामी होगा यहाँ से इसके टेल को मिला दो, तो ये जो सदिश होगा ये ए प्लस बी के, समझ में आ रहा है? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी हमेशा ए और बी के जोड़ से ज़्यादा बड़ा हो, वो छोटा भी हो सकता है। समझ में आया? मिटा दें। सदिशों का घटाना, सदिशों को घटाना, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। घटाना कैसे है? मान लो अगर हम कहें, सेम वही सदिश लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार करना है ऐसे, ए सदिश ये है और बी सदिश, यही तो था सदिश, और अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। देखो कन्फ्यूज़न क्या आती है कि ए माइनस बी कैसे करेंगे सर, तो ए माइनस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी एक्चुअल में हमें इसमें भी जोड़ना ही है, लेकिन अब बी को नहीं जोड़ना, माइनस बी को जोड़ना। तो बी और माइनस बी में सर क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ दिशा का फ़र्क है। अच्छा सर, मतलब अगर हमें ए प्लस माइनस बी जोड़ना है तो पहले ए लिख लो और बी को वैसे का वैसे ही रहने दो, बस ऐसे जो दिशा इधर है उसको ऐसे पलट दो, तो यानी पूछ तो ऐसे ही बनाओगे इससे, लेकिन अब जो दिशा उधर जा रही थी वो इधर बना दो, ये बी हो गया, दिशा मैंने पलट दी, दिशा मैंने क्या की, ऐसे पलट के यहाँ लगा दी, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या देगा, ये देगा, ये ए माइनस बी, ये माइनस बी होता है। समझ में आया? बस सिंपल तरीका, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं, माइनस है तो उसमें प्लस करके माइनस, मतलब माइनस कर दो और उसको डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। अब जैसे इस वेक्टर से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जरूरी नहीं कि क्या ए प्लस बी वेक्टर छोटा हो सकता है ए माइनस बी वेक्टर से, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे क्या दो वेक्टरों का जोड़ दो वेक्टरों के घटाने से भी छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जैसे इसी में आप देख लो, इसमें अगर हम ए प्लस बी करते तो ए इधर बनाते और बी इधर बनाते और ए बी इधर कर देते तो ये ए प्लस बी होगा। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ए प्लस बी बड़ा है ए माइनस बी से, तो इसमें तो ये ठीक, ये वाला पार्ट तो सही दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटली यू कैन से ये जो है बड़ा है ए माइनस बी से, और ये दिखता भी है, ठीक है। लेकिन आप सपोज करो कि अगर हम बी वेक्टर ऐसे ना लेके, मान लो हम जैसे बी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो ए वेक्टर ऐसे लिए हैं और बी वेक्टर ऐसे ले लें, तो
मतलब वो तो हमें लेना है ना बस। अब अगर हमें a प्लस बी करना हो तो कैसे करोगे, तो a b इधर है, ये मिला दिया तो ये a प्लस बी देगा, देगा कि नहीं। अब अगर हमें a माइनस बी करना हो तो a, और क्योंकि माइनस भी करना है, a माइनस भी करना है, तो इसमें क्या करोगे, प्लस करके माइनस लगा दोगे, इसका मतलब इसको उलट दोगे, इधर हो जाएगा b माइनस बी, इसको इससे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है देखो कि a माइनस बी बड़ा है a प्लस बी से, तो यानी ये वाली कंडीशन तो बन जा रही है। क्या बराबर भी हो सकता है? हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। देखो बेटा ना इसको, मान लो कि अगर हम कहें एक वेक्टर a इस दिशा में है, b वेक्टर इस नामी बहुत b वेक्टर इस दिशा में। अब अगर हमें a प्लस बी करना हो तो देखो a इधर b b इधर, तो ये जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस। दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर a माइनस बी करना होगा तो परिमाण में तो बराबर दिखेगा, a वेक्टर ये माइनस बी का मतलब ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अगर ये ऊपर प्लस बी है तो नीचे माइनस बी, ये दिशा है माइनस बी। तो अगर ध्यान से देखो तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी क्योंकि 90 डिग्री है ना। लेकिन a प्लस बी की लंबाई और यानी a प्लस बी का परिमाण बड़ा है, बराबर है a माइनस बी के परिमाण की। तो यानी तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि a प्लस बी का परिमाण और a माइनस बी के परिमाण, मॉड लगाते हैं, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तीनों कंडीशन मैंने इसलिए तीनों अलग अलग एग्जाम्पल समझाया कि यानी कि बड़ा छोटा, और ये डिपेंड करेगा a और b के दिशा पर। बोलो समझ में आया? तो सदिशों का घटाना सीख लिया, सदिशों का जोड़ना सीख लिया हमने। ठीक है, घटा देते हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें ऐसे भी कुछ है नहीं खास। जब किसी भी सदिश को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सदिश उतना गुना हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई एक सदिश v है, मान a ही सदिश है, मान लो कुछ है a सदिश ये है, तो बताओ 2a सदिश क्या होगा? तो 2a सदिश उसका दुगना होगा, लंबाई दुगनी कर दो, दिशा में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम किसी भी सदिश को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतने गुना सदिश हो जाता है, यानी उसकी लंबाई या उसका परिमाण उतना गुना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। हाँ, अभी हम लोग किसी सदिशों के गुणज नहीं सीख रहे हैं, जैसे दो सदिशों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये खेल अलग है। ये जो खेल है सदिशों का मल्टीप्लाई, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी हम उस पर बात, या तो सर मल्टीप्लाई पे तो बात नहीं की है, तो इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे पढ़ना है डिटेल। अब सदिशों का हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें सदिशों को जोड़ना, लेकिन इसमें जो है, जब हम लोग सीखे जोड़ना घटाना, ये ज्यामिति विधि है कि मतलब आपको एक स्केल लेके बैठना है, उसकी लंबाई और सब कुछ खींचना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही? लेकिन जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने मान लो, पहले एक एग्जांपल मैं चाहता हूँ आप घर पे करना, मैं अभी दे दे रहा हूँ क्वेश्चन। एक पॉइंट है, ठीक है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का, कितने डिग्री पर, 30, आपको चांदे से बनाना पड़ेगा 30 डिग्री का। एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का पीछे की तरफ, ये 3 फोर्स लग रहा है। तो आपको बताना है ये कण किधर, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। आपको करना क्या है जब इस तरह के सवाल हो, मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ ज्यामिति से करना है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ये स्केल और चांदे का यूज़ करना होगा। आप ये मान लेना 1 न्यूटन का मतलब है 2 सेंटीमीटर, ऐसे बना लेना। क्यों करोगे सर ऐसा?
क्योंकि जैसे आपको अगर 5 न्यूटन दिखाना है कॉपी पे खींच कर, तो आप अपनी स्केल से एक सीधी रेखा खींचोगे ऐसे, कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, और ये कह दोगे कि ये 5 न्यूटन को इंडिकेट कर रहा है। साथ समझ में आई? फिर कहोगे सर ये तो हमको समझ में आया, फिर आप इस वाले सदिश को जब जोड़ना चाहोगे, क्योंकि सब परिणामी निकालना है, टोटल निकालना है, इसको ठीक ला करके यहाँ रख दोगे, लेकिन चांदे से पहले आप 30 डिग्री बनाओगे। तो क्या करोगे, पहले यहाँ पे ऐसे एरो पे डॉट बना के यहाँ से चांदे से पहले आप 30 डिग्री बना लेना है ऐसा। फिर 30 डिग्री बनाने के बाद कितना लंबाई खींचोगे, 3 न्यूटन मतलब 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ठीक 30 डिग्री पर 6 सेंटीमीटर की लंबाई खींचोगे ऐसे। कितने सेंटीमीटर की लंबाई खींचोगे यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर, और बताओगे 6 सेंटीमीटर मतलब 3 न्यूटन। खींच लिया। अब क्या करोगे, 4 न्यूटन खींचोगे ठीक बैक में, इसी के समांतर रेखा खींचना होगा, मतलब इसके समांतर रेखा ऐसा। कितनी लंबाई का खींचोगे यहाँ से, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से एक बल लगाओगे ऐसे 8 सेंटीमीटर, और वो 8 सेंटीमीटर 4 न्यूटन को इंडिकेट करेगा। और फिर इसके पूंछ को इसके हेड से मिला दोगे, ये आपको देगा इन तीनों बलों का परिणाम। जैसे इसको अगर हम F1 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं, और इसको F3 कहते हैं, तो टोटल फोर्स आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये होगा। फिर आप क्या करोगे, स्केल से सब एकदम एग्जैक्ट खींचना, इसकी लंबाई नापना, जो इसकी लंबाई स्केल से आएगी उस आधार पर बताना कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, पहला। दूसरा, यहाँ से ये एंगल नापना, ये एंगल बताना है कि इतने एंगल पर फोर्स लगेगा। तो इस तरह से आप देखो, हम किसी पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनका हम परिणामी इस ज्यामितीय तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत है ये भी अपने आप में। चलो डाल दें। एक और तरीका है सदिशों को जोड़ने का, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। सदिशों को योग करने का एक दूसरा तरीका है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के योग का नियम ऐसे लिख सकते हो कि योग का नियम। इसमें ये कहता है सदिश कि सेम वही तरीका फिर से करते हैं कि मान लो एक सदिश इस दिशा में है A और एक सदिश इस दिशा में है B। आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हो, परिणाम नहीं। तो हम लोगों ने एक तरीका क्या सीखा, इसके पूंछ को इसके हेड से मिला दो, फिर ऐसे ऐसे मिला दो, तो आपको हमको परिणामी यानी रिजल्टेंट यानी टोटल मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि हम समांतर चतुर्भुज बना लें, मतलब पहले हम A खींच लें, यही खींचते हैं ताकि हम लोग डिराइव भी कर लें। ये पहले हम लोग A खींच लें, ठीक है। फिर इसी के टेल और इसके टेल को साथ में लेना है, अलग अलग नहीं करना है, इसके टेल और इसके टेल को साथ, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। इसके टेल को यहीं से टेल से, ये हो गया B, थोड़ा और बड़ा खींच लेते हैं, ये B, ठीक है। और बड़ा बड़ा खींचे ताकि बन जाए, दिखेगा भी साफ साफ, और कुछ होगा भी, कुछ हो जाता है ना, तो उसमें समझ में नहीं आएगा। ये हो गया A और ये हो गया B, ऐसे खींच लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों A और B के बीच का एंगल मान लो कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, थीटा। तो इन दोनों से हम क्या बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज। इन दोनों से पहले हमने क्या किया, इन दोनों के पूंछ को मिलाते हुए ऐसे खींच लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों रेस एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सामने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इसके समांतर एक रेखा खींच दो ऐसे, किसके समांतर, इसके, ठीक है। और इसके समांतर एक रेखा खींच दो यहाँ, ये समांतर चतुर्भुज बन गया।
समांतर चतुर्भुज का वो विकर्ण, यहाँ पे दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, दो डायगोनल होंगे। कौन सा डायगोनल लेना है? जो इन दोनों के पूंछ से जा रहा है, जो हेड से नहीं, जो इन दोनों के पूंछ से जा रहा है, उससे जाता हुआ विकर्ण जो आर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आर क्या इंडिकेट करेगा? इन दोनों का परिणामी भी बोल सकते हो, योग भी बोल सकते हो, कुछ भी। परिणामी को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट। परिणामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिजल्टेंट या योग। दोनों जो हम लोगों ने इसके पहले सीखा वो भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। पहले आप अच्छे से समझ लो इस बात को। तो कोई नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू आर, ऐसे, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है वो इसका परिमाण है। ओ क्यू विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या है? आर का परिमाण है। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई आर का परिमाण है। बात समझ में आई थी? हाँ। अब हम लोग का काम है इस आर की वैल्यू को निकालना, आर होगा कितना। तो इसके पहले जो हमने त्रिभुज का योग नियम सीखा त्रिभुज बनाते हुए, उसमें हम लोग ने ये सीखा कि उसमें हम लोग को लंबाई ज्यामितीय तरीके से निकालनी थी, तो वैसे सीखा। ये थोड़ा सा जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, यहाँ पे आपको लंबाई नापने की जरूरत नहीं, आपको मैथमेटिकल तरीका देखना है कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया और Q से इस पर लंब डाल दिया। लंब मान लो हमने T डाला, क्या डाला? QT, T लंब डाल दिया। T थोड़ा लंब जैसा दिखेगा, ऐसे हम बोल दिया। अच्छा, अब हमें पता है कि ये और ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो ये भी थीटा ही होगा। बोलो, समझ में आया? और चूंकि ये इसके समांतर है ना, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी। तो अगर ये बी वेक्टर का परिमाण है, जैसे इसकी जो लंबाई है वो मान लो हम स्मॉल बी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल बी बेटर रहेगा, और इसको स्मॉल ए कह देते हैं, ठीक है। यानी इसका परिमाण बी है और इसका परिमाण ए। समझ में आ रहा है? यानी इस लंबाई का मान स्मॉल ए है, इस लंबाई का मान स्मॉल बी है। तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये तो ए है। बोलो, समझ में आया? इसको मिटा देते हैं। अब अगर हम त्रिभुज पी क्यू टी देखें, पी क्यू टी में, पहले पी क्यू टी देखो, पी क्यू टी इस त्रिभुज में देखो, तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? हाँ, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इसमें cos थीटा लगाएं, क्या लगाएं? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है PT और कर्ण है PQ, PT बटे PQ। तो PQ कितना है? ये तो B है, तो PT बटे B। तो PT बराबर क्या आ जाएगा? B cos थीटा। एक पॉइंट तो ये मिल गया कि ये लंबाई कितनी है? B cos थीटा। समझ में आया? इसी तरह से इसी त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा देखें, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है QT और कर्ण है PQ, तो QT बटे PQ। PQ कितना है? फिर से B, तो QT कितना आ जाएगा? B साइन थीटा। इसका मतलब ये जो मान है QT, ये जो मान है वो आएगा B साइन थीटा। बोलो, आया समझ में? इतना आगे समझ में? अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ओ क्यू टी में, बड़ा त्रिभुज है ओ क्यू टी में। ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है?
समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ओटी आधार की लंबाई कितनी है? ओटी, ओटी मतलब ये पूरा, ओटी में ये हिस्सा ए है और ये हिस्सा बी कॉस थीटा है, तो यानी हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये जो हिस्सा है क्यू टी, वो कितना है? वो है बी साइन थीटा, है कि नहीं? और ओ क्यू कितना है? ओ क्यू है आर का परिमाण। ओ क्यू कितना है? आर का परिमाण। तो ये समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो हम कह सकते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, मतलब कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर है आर के परिमाण का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और क्यू टी का स्क्वायर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लो, तो दोनों में बी स्क्वायर है तो कॉमन इसमें और इसमें, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का परिमाण का स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में, तो यानी इसकी वैल्यू, इसका मान आ रहा है आर के परिमाण का, वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर। इसका मतलब है अगर आपको ये लंबाई पता हो, ये लंबाई पता हो और दोनों के बीच का एंगल पता हो तो आप आर का मान परिणामी निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया? चलो मिटा दें, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखना, आगे बात करेंगे। डाल दें। अब जो है, अब अगर आपसे कहा जाए बताओ इस आर, ये इधर जा रहा है यानी इसकी दिशा है ये, तो ये दिशा कैसे निकालोगे? तो अगर हमें आर यानी परिणामी की, आर क्या है हमारा? परिणामी, रिजल्टेंट की दिशा बतानी है। अभी हमने क्या निकाला? परिणामी का परिमाण। अभी हमने क्या निकाला? परिणामी का परिमाण। अब क्या निकाल रहे हैं? परिणामी की दिशा। अगर हम आपसे कहें दिशा हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ का मतलब है हमें ए की दिशा तो पता है ना, आर की नहीं पता, ए की तो पता है, ए तो इधर जा रहा है ये पता है। अगर हम कहते हैं ए से 30 डिग्री पर है तो हम पता कर लेंगे दिशा किधर जा रहा है। इसका मतलब हमेशा इसकी दिशा किसी ना किसी के साथ ही बतानी होगी, चाहे वो बी के बताओ चाहे वो ए के बताओ। तो अगर हम ए के साथ इसको अल्फा कह दें तो अब बताओ अगर हमें सिर्फ अल्फा पता हो तो क्या हम आर की दिशा नहीं कह सकते? क्योंकि हमें ए की दिशा पता है। अच्छा मान लो ए इधर जा रहा है, आपसे कहा जाए जो आर है ना वो 30 डिग्री पर है ए के साथ, इधर ऊपर, तो आप कहोगे अच्छा इधर चलना है तो इधर चलने लगो 30 डिग्री पर। इसका मतलब आप सही जगह पहुंच जाओ। इसका मतलब है अगर ये एंगल ही आपको दिशा बताएगा तो दिशा बताने का काम कौन करेगा? अल्फा कोण। अच्छा अल्फा कोण निकालोगे कैसे? फिर से वही त्रिभुज में, इस त्रिभुज में tan अल्फा अगर लगाओ तो लंब बटे आधार, तो tan अल्फा बराबर लंब क्या है? QT, आधार क्या है? OT। QT कितना है? B साइन थीटा, और OT कितना है? OT है A प्लस बी कॉस
थीटा। तो दिश अल्फा आ गया tan इनवर्स बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब अल्फा ये जो दिशा है वो किधर होगी, इस एंगल पर होगी। एक सवाल करेंगे समझ जाएंगे। आई होप इतना समझ में आपको आ गया हो। डाल दें इसको, चलो करते हैं सवाल तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि फिर से वही काम, मान लो कि एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है कितने रुपए का, 5 न्यूटन का। एक फोर्स इधर लग रहा है कितना न्यूटन बोले, 45 न्यूटन, चलो 4 न्यूटन का मान लो, है ना। और ये अभी हम लोग करते हैं, चाहे आंसर कुछ भी है, 60 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है ये पार्टिकल किधर जाएगा और कितना फोर्स लग रहा होगा इसमें। तो आप क्या करोगे, पहले 5 न्यूटन खींचोगे, फिर 4 न्यूटन खींचोगे। ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, और ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो इसका जो परिणामी होगा, समांतर चतुर्भुज खींचोगे तो इसका जो परिणामी होगा वो ये भी का होगा, ये आर होता है। तो अब इतना करने की बार बार ज़रूरत है नहीं आपको। तो आर का मान कितना होगा, पहले परिणामी निकाल लो, परिमाण निकाल लो, √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस 60। ये तो है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुणे 5 चौको 20 बड़े 1/2। कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 25 20 45 45 16 कितना, 69 59 नहीं, 45 और 16 हो गया 61, तो √61 ये आंसर होगा। √61 न्यूटन, लगभग 8 8 64, लगभग 8 न्यूटन के आसपास आंसर आएगा, है ना। और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये अल्फा निकाल लो। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा लिखो सीधा सीधा, tan अल्फा पूरा फॉर्मूले से करेंगे, बाद में हम लोग और तरीके से देखेंगे, बी साइन थीटा। तो बी कितना है इसमें, 4 है, साइन 60 अपॉन 5 प्लस 4 कॉस 60। यही तो फॉर्मूला है, 4 साइन 60 बटे 5 प्लस 4 कॉस 60। तो साइन 60 का मान तो √3/2, तो √3/2 बटे 5 प्लस 4 1/2, 2 से 2 दूनी 4, 5 2 7 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 2√3/7। तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 2√3/7। अभी कहोगे सर इसका मान कैसे निकलेगा, वो सब निकल जाता है। कितना आएगा, लगभग अगर आप देखो तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 3.5 ये हो जाएगा, √3 ये 3 ये, तो लगभग √3 नीचे 1/√3 60 30 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा एंगल, है ना। ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये तो ऐसे करके हम अल्फा निकाल सकते हैं और आर का परिमाण भी निकाल सकते हैं, कम है ऐसे करना है। एक दो चीज़ और याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है परिणामी का, ये जो परिणामी का फॉर्मूला आ रहा है आर का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर, यदि फर्स्ट केस, यदि दो वेक्टर, दोनों वेक्टर, कौन दोनों वेक्टर, ए और ए तथा बी वेक्टर 90 डिग्री पर हो, तो 90 डिग्री पर हो तो क्या होगा। तो अगर ए और बी 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इस दिशा में तो एक वेक्टर इस दिशा में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो। तो r = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। cos 90 का मान 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b²। अब ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस मायने में है कि
अब कभी भी अगर हमको दो वेक्टर लंबवत दिख जाएं तो हमें सिर्फ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। हम बार बार उसमें फिर थीटा नहीं लगाएंगे, हम ये इतना चीज़ नहीं करेंगे बार बार, हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर हमसे कह देगा कि एक फोर्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है और एक फोर्स 2 न्यूटन इधर लग रहा है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी क्या होगा। तो इसका जो परिणामी होगा फोर्स का वो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 25 4 29, तो रूट 29। तो अब बार बार हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हमें अगर पता है कि दो लंबवत वेक्टर हैं तो हमेशा उनका रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, पहली चीज़। ठीक है ना, डाल दें, डाल देना बड़ा अच्छा। इसी तरह से सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस ये बन सकता है कि अगर यदि ए वेक्टर ए तथा बी वेक्टर दो इसी में ले लेते हैं सेम दिशा में हो, सेम दिशा में हो और दूसरा अपोजिट दिशा में हो, तो क्या करना है। जैसा हमें पता है कि अगर कोई दो वेक्टर, जैसे मान लो इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स है और पीछे की तरफ 2 न्यूटन का, परिणामी होता है 5 में से 2 गया 3 न्यूटन। अगर इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स है, उधर की तरफ 3 न्यूटन का है, तो दोनों सेम दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, 5 + 3 8 न्यूटन। क्या हम इस नियम से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को। देखो अगर दोनों सेम दिशा में है तो फर्स्ट सेम दिशा में, अगर दिशा सेम है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अगर सेम दिशा में है, जैसे इधर भी एक 5 न्यूटन है और उधर भी 3 न्यूटन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0। तो आर परिणामी क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो a प्लस, तो आ गया ना, जोड़ रहा है। अगर सेकेंड केस यदि अपोजिट दिशा में हो तो, अच्छा अगर अपोजिट दिशा में होंगे, अगर अपोजिट दिशा में होंगे तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अगर अपोजिट दिशा में होंगे तो थीटा कितना बनेगा, अगर दोनों अपोजिट दिशा में होंगे तो थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो आर परिणामी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, कॉस 180 का मान होता है -1, कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 इधर आ जाएगा -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा तो a माइनस। इससे साफ साफ दिख रहा है कि अगर अपोजिट दिशा में है तो माइनस करना है, सेम दिशा में है तो प्लस करना है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें जो बहुत काम की चीज़ है, एक तो फॉर्मूला दिशा कैसे निकालना है, और तीसरा अगर दो लंबवत वेक्टर हैं तो उनका जो फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया पूरे परिणामी को। थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आपको अपना ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।